हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिजास्टर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। लाइक डिजास्टर क्या होता है, कौन सी सिचुएशन को डिजास्टर में इंक्लूड किया जाता है। यहां मैंने दो महत्वपूर्ण बातें आपसे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वह अपर्याप्त हो जाएं और बाहर से मदद लेनी पड़े, बहुत सारा लॉस हो जाए तो हम उसे डिजास्टर कह देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा डिजास्टर कितने प्रकार का हो सकता है। हमने पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन भी करके बताया आपको, मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर के बारे में। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। लाइक जब डिजास्टर हो जाएगा उसके बाद में कौन कौन सी इंटरवेंशन, स्ट्रेटजीज या डेफिशिएंसीज ऑफ न्यूट्रिएंट हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आने की संभावनाएं रहती हैं। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उस फेज के, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा जो क्लास होगी यह पूरी क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित होगी। बोले तो डिजास्टर साइकिल हम पढ़ेंगे, सारा के सारे इंटरवेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रायल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारा पोर्शन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर को कैसे मैनेज करेंगे, डिजास्टर हो गया आपको मैनेज कैसे करना है। तो इसके लिए मैनेज करने के लिए डिजास्टर को एक साइकिल होता है, उसे हम डिजास्टर साइकिल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा डिजास्टर साइकिल को, डिजास्टर साइकिल का मतलब समझ रहे हैं, एक चक्र जहां स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलता जाता है, उसे हम साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें फेज होती है बेटा, जो इसकी फर्स्ट फेज है उसे हम बोलते हैं डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी, वह स्टेज होगी रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन को सेकंड फेज में या सेकंड स्टेप में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आनी है और इसकी जो थर्ड स्टेज होगी उसे हम बोलते हैं मिटिगेशन। क्या बोलेंगे बेटा, मिटिगेशन। और इसकी जो अंतिम फेज है उसे हम बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। क्या बोलेंगे, प्रिपेयर्डनेस। और यह एक साइकिल हो गया। अगर इस साइकिल के अंदर मैं बात करूं, आपका जो डिजास्टर साइकिल है, इस डिजास्टर साइकिल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो आप देखिएगा डिजास्टर जो साइकिल आपका है, इस डिजास्टर साइकिल में आपके पास में चार चीजें हैं। कितनी चीजें हैं बेटा, चार चीजें हैं डिजास्टर साइकिल के अंदर। ये आपका डिजास्टर साइकिल है और उस डिजास्टर साइकिल में चार चीजें हमारे पास में है। सबसे पहला ये है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वह यह, और इसमें क्या है, डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स। सेकंड स्टेप्स जो होती है वो यह सेकंड वाली, जिसमें रिकवरी और रिहैबिलिटेशन को जोड़ा गया है। इसकी जो तीसरी फेज है उसमें मिटिगेशन को जोड़ा गया है, और जो चौथी और अंतिम फेज होती है उसका नाम है प्रिपेयर्डनेस। क्या बोलते हैं हम उसे, प्रिपेयर्डनेस। तो टोटल कितनी फेज हो गई बेटा, चार फेज है डिजास्टर साइकिल की। कितनी फेजेस है, चार फेजेस। पहला फेज क्या होगा, डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स। क्या बोलना है, डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स। दूसरी कौन सी फेज है, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। तीसरी कौन सी है, मिटिगेशन। और चौथी कौन सी है, प्रिपेयर्डनेस।
अगर हम इनकी बात करें, ये 4 फेजेस मैंने बताई, कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा इनको अलग अलग भी कर रखा है, जैसे डिजास्टर इंपैक्ट को पहली दे दिया, रेस्पॉन्स को दूसरी दे दिया, रिकवरी को तीसरी, रिहैबिलिटेशन को चौथी, मिटिगेशन को 5वीं और प्रिपेयर्डनेस को 6ठी, इस क्रम में भी दे रखा है। ओवरऑल आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, ये सारी स्टेप्स इसमें आनी है। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो हम 4 स्टेप में से बाइफर्गेट किए हैं, डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स, दूसरा रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, थर्ड है मिटिगेशन और फोर्थ है प्रिपेयर्डनेस। पहला यहां से एक एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है बेटा, एमसीक्यू क्या था कि लास्ट स्टेज ऑफ डिजास्टर साइकिल क्या है, तो प्रिपेयर्डनेस होती है, ये आप याद रखें, चाहे आप 6 वाला याद रखें चाहे 4 वाला, लेकिन लास्ट फेज प्रिपेयर्डनेस आएगी। क्लियर है? लास्ट फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल, डिजास्टर साइकिल की लास्ट फेज कौन सी है, बताओ आपका आंसर क्या होगा। डिजास्टर साइकिल जो है उसकी लास्ट फेज क्या होगी, तो आप बोलेंगे प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस है जो इसकी लास्ट स्टेज होती है। अब हम 1 बाय 1 स्टेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं पहली स्टेज स्टार्ट करता हूं। पहली स्टेज का नाम बोले, क्या बताया मैंने अभी, डिजास्टर इंपैक्ट। क्या बताया था? डिजास्टर इंपैक्ट। क्या बोला? डिजास्टर इंपैक्ट। और दूसरा नाम डिजास्टर इंपैक्ट, या आप बोल सकते हैं एंड रेस्पॉन्स। डिजास्टर इंपैक्ट, इंपैक्ट होता प्रभाव, डिजास्टर का प्रभाव, और फिर उसका रेस्पॉन्स। यह पहली स्टेज है हमारी, फर्स्ट स्टेज। इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने हैं। सबसे पहली स्टेप यही है और सबसे क्रूशियल भी यही होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखें यह बात कि फर्स्ट स्टेप एंड क्रूशियल स्टेज अगर मिलेगी, बताओ डिजास्टर साइकिल की जो आप स्टेजेस पढ़ रहे हैं उनमें सबसे क्रूशियल स्टेज कौन सी है। जवाब क्या देना है आपको? फर्स्ट स्टेज, यानी डिजास्टर इंपैक्ट एंड रेस्पॉन्स जो है इट इज ए क्रूशियल और फर्स्ट स्टेप है, पहली स्टेप है और बहुत क्रूशियल होती है। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, तो इसके अंदर जो बाइफर्ग्रेशन है उसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स का जो बनता है उसमें आता है सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। क्या बनता है? सर्च करना, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड्स। समझिएगा बातों को। क्या है डिजास्टर? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको ये पूरा साइकिल समझ में आएगा। मानो एग्जाम्पल से समझिएगा, एक जगह पर बस एक्सीडेंट हो गया, 40-50 लोग घायल हो गए और 3-4-5 लोगों की जान चली गई। रोड के ऊपर यह एक्सीडेंट हुआ। अब बताइएगा यह स्थिति जो है वह डिजास्टर वाली है, मैन मेड डिजास्टर इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सीडेंट का केस है। क्या करेंगे रेस्पॉन्स में? तो सर्वप्रथम हमारा क्या उद्देश्य होगा, हमें जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां लोगों को ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग ट्रक गाड़ी के नीचे दबे होंगे, मलबे में दबे होंगे, कहां इधर उधर होंगे, तो उन्हें सर्च करना है, विक्टिम्स को सर्च करना है, लोगों को सर्च करना है। पहला काम बनता है हमारा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सर्च करो। फिर दूसरा रेस्क्यू करना। अब तुमने ढूंढ तो लिया, लेकिन क्या रोड पे ही रखोगे उन्हें? अगर वो रोड पे ही रहे तो बाकी का ट्रैफिक जो है वह डिस्टर्ब हो जाएगा, और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति व्हीकल लेकर आ रहा हो जो अनकंट्रोल्ड मैनर में चला रहा हो और आप सभी लोग रोड पे हो और आप रोड पे ही उसकी केयर करना शुरू कर दिए और वो आपको भी चपेट में ले गया। पहले कम थे और अब ज्यादा बढ़ गए केस। तो दूसरा हमारा काम क्या होगा? जितने भी लोग डिजास्टर से ग्रसित हुए हैं
उन सारे के सारे लोगों को सेफ प्लेस में ट्रांसफर करना, जहां आप आसानी से उनकी केयर कर सको। रोड पे ही केयर मत करने लग जाना, सीपीआर देने लगे, पता लगा कि गाड़ी आई तुम्हें सीपीआर देकर चली गई, तुम्हारे ऊपर से चढ़ा के चली गई। समझ में आ रही बात? मतलब पहला उद्देश्य है डिजास्टर साइट पर, आपदा पर, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे ज्वालामुखी आए, सबसे पहला हमारा काम होगा लोगों को ढूंढना, विक्टिम्स को सर्च करना, फिर उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाना, सेफ जगह पर पहुंचाना, जहां हम उनकी उचित देखभाल कर सकते हो, हमारे लिए भी सेफ हो और उन लोगों के लिए भी सेफ हो। कोई आगे का खतरा नहीं होना चाहिए, फर्दर एक्सीडेंट की संभावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाढ़ आई, बाढ़ के किनारे पर ही आपने उनको रख लिया जहां नदी बह रही है, थोड़ी देर बाद दोबारा उफान आया, तुम्हें भी लेकर चली गई, तो ऐसा नहीं, वो अनसेफ जगह है। थोड़ा सा दूर, डिजास्टर प्लेस से थोड़ा दूर लेके जाओ जहां सेफ जगह हो, यह रेस्क्यू कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, रेस्क्यू। ट्रांसफर द विक्टिम्स टू ए सेफ प्लेस। अब क्या करोगे? प्राथमिक उपचार भी तो करेंगे, तभी तो दूर लेके गए हैं। तो जहां दूर लेके आप गए वहां उनका प्राथमिक उपचार करें, फर्स्ट एड करना स्टार्ट करें। खपच्ची बांधना है, बैंडेजेस करना है, जो भी व्हाटएवर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप वहां वेंटिलेटर स्टार्ट करें, कोई जरूरी नहीं आपके पास वेंटिलेटर हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास अगर है, जो भी फर्स्ट एड मेजर्स आपके पास में है, आप उन्हें ही अप्लाई करें और फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। ये चीजें पहला फेज कहलाती हैं, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। सबसे पहले यही करते हैं हम, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। फिर क्या करेंगे उसके बाद में? फिर उसके बाद में उनको, उन व्यक्तियों को कि फील्ड केयर करना। फील्ड केयर बोले तो वहां जहां डिजास्टर साइट है उसको मैनेज करना, यह आपका काम होता है। उसके अलावा ट्राइज सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी स्टेप आती है ट्राइज सिस्टम। इसके बाद पहला ये मैंने बताया, दूसरा हम फील्ड केयर करते हैं, तीसरे में ट्राइज। ट्राइज में हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, कौन से का इलाज कहां पर करना है ये हमें करना होता है। फिर उसके बाद उन लोगों को बैंडेजेस, बैंड्स बांधते हैं, मतलब टैगिंग सिस्टम बोलते हैं, ताकि पहचान हो सके लोगों की। और फाइनली डेथ व्यक्तियों को भी पहचानना होता है और उन्हें मॉर्चरी में ट्रांसफर करना होता है। यह है हमारा स्टेप जो है फर्स्ट, पहला जो चरण है ये, इसके अंतर्गत ये पांचों चीजें आती हैं। तो हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। जब भी डिजास्टर हो सबसे पहले यही स्टेप काम में लेनी है। एक एक को मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा बेटा सर्च। सर्च का मतलब मैंने बताया आपको कि इसमें किसको सर्च करना है आपको? विक्टिम्स को। विक्टिम बोलते हैं यहां इन्हें, विक्टिम बोले तो ग्रसित लोग। क्लियर है? तो सर्च द विक्टिम्स, सर्च द विक्टिम्स एट डिजास्टर साइट। जो भी डिजास्टर की साइट है उस डिजास्टर साइट पर विक्टिम्स को सर्च करो। फिर दूसरा है रेस्क्यू करना। रेस्क्यू बोले तो सेफ प्लेस पर ट्रांसफर करना। ट्रांसफर द विक्टिम्स, ट्रांसफर द विक्टिम एट सेफ प्लेस। सेफ प्लेस पर ट्रांसफर करना ही रेस्क्यू कहलाता है। अब सवाल यह बनता है कि सबसे पहले किसे रेस्क्यू करना चाहिए? एमसीक्यू है यहां। बहुत सारे लोग होते हैं वहां, तो एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बिल्कुल बेहोश हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो हल्का सा है, एक बिल्कुल इंजर्ड नहीं हुआ। तो सबसे पहले रेस्क्यू किसका करना चाहिए? कौन से लोगों को आपको सेफ प्लेस पर ट्रांसफर पहले करना है? तो यहां याद रखना है आपको, मानो बहुत ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जब डिजास्टर हुआ बहुत सारे लोग हैं वहां पर, एक ऐसा व्यक्ति जो अनकॉन्शियस है वो भी है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्शियस है, हल्की सी चोट लगी, और एक बिल्कुल भी नहीं लगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको उन लोगों को पहले सेपरेट करना है जिन लोगों को कम चोट लगी है या लगी नहीं। उन्हें बोलो आप तो चलो साइड में हो जाओ, भीड़ मत करो। कि वो सभी लोग अगर वहां होंगे तो आप बहुत जल्दी रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे और सेफ प्लेस पर नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें यहां पर मोर क्रिटिकल को नहीं, लेस क्रिटिकल को लेना होता है।
जब भी रेस्क्यू करेंगे तो हम फर्स्ट किसको स्टार्ट करेंगे, या तो वो इंजर्ड ही नहीं हुआ या वो हल्का सा इंजर्ड हुआ, उन्हें आप सेपरेट करें कि आप रेस्क्यू हो, सेपरेट हो जाएं, और फिर उसके बाद में मॉड क्रिटिकल को हम सेपरेट करेंगे ताकि ज्यादा एक्स्ट्रा भीड़ नहीं लगे वहां पर। और जैसे भाई नॉर्मली आपने ऐसा भी देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है तो वहां मरने वालों की संख्या तो 2-3 होगी, लेकिन घायल लोगों की संख्या ज्यादा होती है और नहीं लगने वालों की संख्या और भी ज्यादा होगी, ऐसा नॉर्मल होता है। तो भीड़ में उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर जिन लोगों को कम या नहीं लगी है, तो उनको तो पहले के लिए साइड में कर देंगे तो बहुत कम भीड़ हमारे पास बच जाएगी और हम आसानी से उन्हें सेपरेट कर पाएंगे। और आप पहले उन पे लगे तो उन लोगों की भीड़ ज्यादा होगी जो लोग लेस क्रिटिकल है वहां पर, तो उससे आप बहुत जल्दी उस एरिया को सेफ प्लेस, उस एरिया को फील्ड केयर नहीं कर पाएंगे और उन लोगों को सेफ प्लेस पर थोड़ी देरी से पहुंचा पाएंगे। इसलिए यहां याद रखना है सबसे पहले किसे करना होता है रेस्क्यू, तो फर्स्ट रेस्क्यू करना है, फर्स्ट रेस्क्यू, फर्स्ट रेस्क्यू टू किने, फर्स्ट रेस्क्यू टू अनइंजर्ड, अनइंजर्ड और लेस इंजर्ड, लेस इंजर्ड विक्टिम्स। सबसे पहले इन्हें करें। ये एमसीक्यूज आप याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि सबसे पहले किसका रेस्क्यू करेंगे, तो अनइंजर्ड और लेस इंजर्ड का करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और यह बड़ी आसानी से और कम समय में ही सेपरेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू द दैम जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फिर इनको जैसे ही करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनकी हम ले लेंगे। तो यह रेस्क्यू हो गया। रेस्क्यू के बाद फर्स्ट एड हम चालू कर देते हैं, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप स्टार्ट कर दें। फर्स्ट एड आप चालू कर सकते हैं, सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड्स। यह है आपकी पहली जो फेज थी उसकी पहला चरण पूरा हो गया, मतलब डिजास्टर इंपैक्ट का पहला स्टेप है सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। अब बात करें तो नेक्स्ट चले आगे फर्दर बी। दूसरा आपको करना है फील्ड केयर। क्या करना है बेटा जी, फील्ड केयर। वहां डिजास्टर साइट पर फील्ड केयर भी आपको करनी है, उसे मैनेज करने भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसे आप मैनेज करें, फील्ड को मैनेज करें। एग्जाम में बहुत ज्यादा एमसीक्यू यहां से नहीं आता है। नेक्स्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है, फील्ड केयर के बाद में तीसरा आता है ट्राइज सिस्टम। ट्राइज इट इज ए कोडिंग सिस्टम, कलर कोडिंग सिस्टम होता है। ये क्या है, ये कलर कोडिंग सिस्टम। किसके हिसाब से सेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोगों को कलर कोड में डिवाइड कर देते हैं। अब एक एमसीक्यू यहां से बना है, दिल्ली एम्स में आया हुआ सवाल है 2015 में कि बताओ ट्राइज का मतलब क्या होता है। मीनिंग पूछा था, तो मीन ऑफ ट्राइज, मीन ऑफ ट्राइज, ट्राइज का मतलब क्या है, तो आप याद रखें टू शॉर्ट आउट, इसका मतलब है टू शॉर्ट आउट, समस्याओं को शॉर्ट कर देना, क्लियर करना, टू शॉर्ट आउट, टू कैटेगराइज, कैटेगरी में बांट देना, टू कैटेगराइज, टू कैटेगराइज, और टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेट करना। ये सब एक ही बात है, मतलब इसका मीनिंग होता है टू शॉर्ट आउट, टू कैटेगराइज, टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेट करना, विभाजित करना और शॉर्ट आउट कर देना। वहां ऑप्शन में ये था शॉर्ट आउट, तो यही इसका आंसर था, टू शॉर्ट आउट। तो आपका जो ट्राइज सिस्टम आप कर रहे हैं, इसका बेसिक मीनिंग अगर पूछा जाए तो याद रखना है टू शॉर्ट आउट और टू कैटेगराइज और टू प्रायोरिटी, ये इसका मतलब होता है। और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ही हम इन्हें सेट कर लेते हैं। अब बताइएगा कलर कोड कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा।
सबसे पहले कलर कोड होता है रेड, दूसरा कलर कोड होता है येलो, तीसरा कलर कोड होता है ग्रीन और फोर्थ होता है ब्लैक। हम 4 कलर कोड यहां काम में लेते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। इसे बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी के पास में है। दूसरा, इसे हम हाई प्रायोरिटी दे देते हैं, हाईएस्ट दूसरे को हाई प्रायोरिटी। इसे हम देंगे लेस प्रायोरिटी और इसे हम दे देंगे लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम, लीस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट, हाई, लेस और लीस्ट। अब देखिएगा, सब दूसरा एमसीक्यू बनता है इनके नाम के ऊपर। रेड वाले को हम बोलते हैं अर्जेंट केसेज। क्या बोलेंगे बेटा? अर्जेंट केसेज। येलो वाले को बोलते हैं इमरजेंट केसेज, इमरजेंट केसेस। ग्रीन वाले को बोलते हैं एम्बुलेटरी, घूमने फिरने वाले, और इन्हें बोलते हैं डेड केसेज। बोले अर्जेंट कौन सा है? बिल्कुल याद रखें आप, एग्जाम में बहुत बार बनता है क्वेश्चन, यहां से एमसीक्यू है दोनों, ये तीनों ये आपसे पूछ सकते हैं। अर्जेंट, इमरजेंट, एम्बुलेटरी याद रखें। हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड इज अर्जेंट, हाई प्रायोरिटी येलो इज इमरजेंट, लेस प्रायोरिटी ग्रीन इज एम्बुलेटरी एंड लीस्ट प्रायोरिटी इज डेथ। अब सुनिएगा, यहां पर जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया, इन्हें हाई प्रायोरिटी पर है, तो इन लोगों को क्या चाहिए? इन्हें इमीडिएटली चाहिए सीपीआर, सीपीआर इमीडिएटली चाहिए। कैसे चाहिए? इमीडिएटली, तुरंत चाहिए। इमीडिएटली क्या चाहिए इन्हें? सीपीआर चाहिए। और क्या चाहिए इन्हें? इसके अलावा पहला तो इन्हें इमीडिएटली सीपीआर चाहिए, इसके अलावा लाइफ सेविंग सर्जरीज, लाइफ सेविंग सर्जरी, लाइफ सेविंग सर्जरी भी चाहिए। कितने समय में? विथ इन 6 आवर, विथ इन 6 आवर। ये पॉइंट आप याद रखना, कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को आपको देखना होगा। इन्हें सीपीआर चाहिए इमीडिएटली, लाइफ सेविंग सर्जरी चाहिए विथ इन 6 आवर। इन्हें हम ट्रांसफर भी करते हैं। इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा फिर? ट्रांसफर। ज्यादा आप देर यहां नहीं रख सकते, इनको ज्यादा केयर की जरूरत है, और वो केयर जो स्पेसिफिक केयर्स हैं उनकी जरूरत होगी, इसलिए आप इन्हें क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर, एक हाई स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स में इन्हें आप ट्रांसफर करें। ज्यादा देर तक नहीं रखें, क्योंकि आप इनकी जो लाइफ है उन्हें ज्यादा देर तक नहीं सर्वाइव बचा पाओगे, वहां पर आपके पास इतनी लेटेस्ट टेक्निक वहां नहीं होंगी, इसलिए दे आर ट्रांसफर्ड। जो अवेलेबल है वो आपने किया। सीपीआर चाहिए इमीडिएटली, दे सकते हैं। लाइफ सेविंग सर्जरी चाहिए विद इन 6 आवर, सो यू कैन ट्रांसफर। इसके अलावा येलो वाले, इन्हें भी चाहिए सीपीआर, तो क्योंकि इमरजेंट में है तो इन्हें भी चाहिए सीपीआर, सीपीआर एंड सर्जरीज। इन्हें भी लाइफ सेविंग सर्जरी चाहिए, लाइफ सेविंग सर्जरी, लेकिन इन्हें कितने समय में चाहिए? 24 आवर में, विथ इन 24 आवर।
पहले वाले को कितने देर में चाहिए थी बेटा 6 आवर, इन्हें कितने समय में चाहिए 24 आवर। कितने समय में चाहिए 24 आवर में। दोनों पॉइंट्स याद रखना, विद इन 6 आवर, विद इन 24 आवर्स। और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं अर्जेंट, इमरजेंट, फिर आता है ग्रीन, लेस प्रायोरिटी, एम्बुलेटरी होता है, और लीस्ट प्रायोरिटी, डेथ वाले होते हैं, इसके अंदर रखे जाते हैं। दोनों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी। तो आपका रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये मैंने कलर कोडिंग बताया ट्राइज के हिसाब से। अब बेटा यहां से 3 प्रकार की चीजें पूछते हैं एग्जामिनर। बातें थोड़ी सी स्पेसिफिक होती जा रही हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल एडवांस हो रहे हैं, क्वेश्चन इन डेप्थ में पूछ रहे हैं, थोड़ा हटकर भी पूछ लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं बात कि बेसिकली बेटा 3 प्रकार के ट्राइज होते हैं। जो आप ट्राइज कर रहे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसका वह है आपका सिंपल ट्राइज। कौन सा है? सिंपल ट्राइज। जो अभी हमने पढ़ा वो सिंपल ट्राइज है। और इस ट्राइज में हम क्या करते हैं, जो इसे परफॉर्म करेगा वो कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल ट्रेन्ड है, वही इसे करता है। क्लियर है? तो यह किसके द्वारा परफॉर्म्ड होता है? यह परफॉर्म्ड होता है, परफॉर्म्ड बाय वेल ट्रेन्ड पर्सन, वेल ट्रेन्ड पर्सन एट डिजास्टर साइट। डिजास्टर साइट पर जो वेल ट्रेन्ड पर्सन है उसके द्वारा जो ट्राइज होता है उसे सिंपल ट्राइज बोल देते हैं। दूसरा बी, इट इज कोल्ड स्टार्ट, START, स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म में बेटा, ये इसको फुल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। सिंपल ट्राइज, सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, एंड रैपिड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रैपिड ट्रीटमेंट। S फॉर सिंपल, T फॉर ट्राइज, A फॉर एंड, R फॉर रैपिड, T फॉर ट्रीटमेंट। क्लियर है? इट इज कॉल्ड स्टार्ट। यह जो स्टार्ट है ये है, इसमें हम क्या करते हैं, आपका स्टार्ट जो है वह किसके द्वारा परफॉर्म होगा? तो याद रखना है, स्टार्ट जो परफॉर्म्ड होगा, स्टार्ट परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म्ड बाय लेस ट्रेन्ड पर्सन। वो तो था वेल ट्रेन्ड से, ये है लेस ट्रेन्ड पर्सन। लेस ट्रेन्ड, या आप उसे बोलते हो ले पर्सन। ले का मतलब होता है बेटा आम आदमी, लेस ट्रेन्ड ले, ले का मतलब है सामान्य, आम व्यक्ति, आम पर्सन। आम व्यक्ति बोलते तो सामान्य नागरिक है, कॉल्ड ले। तो लेस ट्रेन्ड ले पर्सन के द्वारा इसे हम बोलते हैं स्टार्ट। सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। एक सिंपल ट्राइज, एक सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। तीसरा है रिवर्स ट्राइज, सी इज रिवर्स ट्राइज, रिवर्स ट्राइज। तीसरा कौन सा है? रिवर्स ट्राइज। रिवर्स का मतलब उल्टा, जैसे हमने रिवर्स कोल्ड चेन भी पढ़ा था, रिवर्स उल्टा। ट्राइज में हम हाई प्रायोरिटी किसे दे रहे थे? रेड वाले को, लेकिन यहां उल्टा करते हैं। यहां हम किसको प्रायोरिटी पहले देंगे? जो लेस डेंजर है, लेस क्रिटिकल पेशेंट को पहला केयर करते हैं और मोर क्रिटिकल को बाद में करते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्राइज। यानी कि प्रोवाइड केयर, प्रोवाइड केयर फर्स्ट टू, पहले किसे देनी है? फर्स्ट टू
लेस क्रिटिकल, देन मोर क्रिटिकल, देन मोर क्रिटिकल। पहले लेस क्रिटिकल को दे, जो कम चोट से ग्रसित है, कम गंभीर है, उसका इलाज पहले करो। और तो ज्यादा गंभीर है, ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, उसका इलाज बाद में करो। यहां पर कुछ सिचुएशंस भी है जहां इसे हम फॉलो करते हैं। जैसे आप ले सकते हैं आपका वार, या आप ले सकते हैं आपका फायर जो हो जाना, उसके अंदर कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन है जहां हमें साइट के ऊपर हम ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका वार इसके अंदर आ सकता है, या आपका जो डिजास्टर की वजह से बिल्डिंग क्रैश हो जाना, बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन, इन सारी स्थितियों में आप ये काम में ले सकते हैं। यानी कि वहां ग्रीन वालों का पहले इलाज करना है आपको, और फिर उनकी मदद लेकर दूसरों की हेल्प करनी होती है। तो ये एमसीक्यू आपको मैं बना रहा हूं कि ड्यूरिंग वार द फर्स्ट केयर provided to ग्रीन कैटेगरी वाले पर्सन। कौन से? टू ग्रीन पर्सन। कौन से पर्सन को पहले देना आपको? ग्रीन वालों को। टू ग्रीन कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? ग्रीन कैटेगरी। टू ग्रीन कैटेगरी, टू ग्रीन कैटेगरी एंड receive help of these person to care other categories। मतलब सबसे पहले इन सिचुएशंस में कौन से कैटेगरी का इलाज करेंगे? आंसर होगा ग्रीन कैटेगरी का। और फिर उनकी मदद लेकर हम बाकी कैटेगरीज का इलाज करेंगे। यह क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया है एमसीक्यू की। कंडीशन दी उन्होंने, वार की सिचुएशन दे दी और कहा कि वहां पर आपके पास में 4 कैटेगरी वाले लोग हैं, लाइक रेड है, येलो है, ग्रीन है और ब्लैक है। बताओ पहले किसकी केयर करोगे? अधिकतर बच्चों का आंसर क्या था वहां पर? रेड। कंफ्यूज हो गए। यहां मैंने आपको बताया है रिवर्स आपका ट्राई सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हमें उल्टा ध्यान रखना है। पहले किसका इलाज यहां पर आप करोगे? तो पहले हम ग्रीन वालों का करेंगे और फिर ग्रीन वालों की मदद लेकर बाकी लोगों का इलाज यहां पर करते हैं। क्लियर हुआ? तीनों प्रकार के ट्राइज मैंने आपको बताए हैं। सिंपल ट्राइज स्किलफुल पर्सन से होगा, जो स्टार्ट वाला है वह लेस या नॉर्मल व्यक्ति ले पर्सन से करवाया जाएगा, और तीसरा रिवर्स में है, उल्टा करते हैं, जो ज्यादा गंभीर है उसे बाद में इलाज देते हैं, और जो कम गंभीर है, कम क्रिटिकल है, उसे हम पहले इलाज दे देते हैं। यह आपका ट्राइज सिस्टम होता है। क्लियर हुआ? ट्राइज सिस्टम, ट्राइज के यानी कि तीसरा पार्ट हमने खत्म किया है फर्स्ट का, सर्च रेस्क्यू और फर्स्ट एड का। तीसरा पॉइंट खत्म, आपका फर्स्ट था सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, दूसरा फील्ड केयर और तीसरा ट्राइज। पहली स्टेप जो थी हमारी डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद इसी का डी पोर्शन, ABC हो गया, डी पोर्शन। इसके बाद आपको क्या करना है? टैगिंग करनी है। टैगिंग बोले तो बैंड बांधना, आइडेंटिटी टैगिंग। तो आइडेंटिफिकेशन टैग करते हैं। क्या क्या करेंगे इसमें देखो, आइडेंटिफिकेशन टैग। आइडेंटिफिकेशन टैग में क्या क्या चीजें लिखनी है आपको? उसमें नेम, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कलर ऑफ ट्राइज, कौन से कैटेगरी में वो आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको क्या इलाज दे दिया। ऐसा नहीं हो कि ट्रीटमेंट आपने भी दे दिया और वहां भी आगे जाने के बाद पता लगा हॉस्पिटल में भी उसको वही इलाज दे रहे हैं। तो आपने जो दे दिया वो बता दें, प्रीवियस ट्रीटमेंट, जो आपने इलाज दे रखा है या आपसे पहले जो उसका हो रखा है, वो सब चीजें आप वहां पर मेंशन कर देंगे। ये टैगिंग सिस्टम में आता है। ये सब चीजें टैगिंग सिस्टम का पार्ट है, ये होना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो, आइडेंटिटी प्रॉपर हो सके, इसके लिए हम इसे काम में लेते हैं। जो अभी हमने ट्राइस पढ़ा, ऐसा ही एक सिस्टम एक और होता है। वह तो हमने जो पढ़ा है वो डिजास्टर का ट्राइस सिस्टम है। कई बार एक डिफरेंट कलर का ट्राइस सिस्टम और काम में लेते हैं। एग्जामिनर आपको एक और पूछ सकता है, यह भी कलर कोड ही है जो यहां काम में लेते हैं। इसे भी आप देखिएगा, इसे एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी, RGB। कुछ जगह आपको यह भी मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। यहां पर बेटा कलर लिए गए हैं 5। यहां पहला कलर है रेड, R का मतलब रेड। दूसरा है R फर्स्ट, दूसरा है A, फिर Y, फिर G और फिर B। R का मतलब रखा गया है रेड से, A का मतलब अंबर कलर से रखा गया है, Y का मतलब येलो कलर से रखा गया है, G का मतलब ग्रीन से और B का मतलब ब्लू से। ये अलग अलग कलर कोड आते हैं जिन्हें हम यहां ऐड करके रखे हैं। इन्हें भी देखिएगा आप। आपका जो रेड वाला कलर कोड है, या सॉरी ब्लू नहीं है बेटा, ये ब्लैक कलर, क्लियर है, ब्लू नहीं आएगा, ब्लैक। रेड के अंदर क्या होता है, इन्हें इमीडिएटली देखना होता है, सी इमीडिएटली, तुरंत देखो इसे आप। रेड का मतलब इमरजेंसी है, अब से पहले भी हमने इसे अर्जेंट में लिया था। दूसरा अंबर कलर, इसने एक और कलर डाल दिया, ये अंबर कलर, बाकी तो ये वहां पे भी थे। अंबर कलर अगर ये आए तो उसने बताया है सी विथ इन 10 मिनट्स। आप इन्हें 10 मिनट में देख लीजिएगा अंबर कलर को। अगर आए येलो कलर, यानी इन्हें आप देखें सी विथ इन 30 मिनट्स, आधा घंटे में आप इन्हें देखें। ग्रीन कलर अगर आता है, यानी कि इन्हें आपको देखना है सी विथ इन 60 मिनट्स। कितने मिनट में? 60 मिनट में आप इन्हें देख सकते हैं। रेड सी इमीडिएटली, अंबर सी विथ इन 10 मिनट्स, येलो कलर सी विथ इन 30 मिनट्स, ग्रीन सी विथ इन 60 मिनट्स और ब्लैक इन्हें आपको देखना है सी विथ इन 240 मिनट्स। 240 मिनट्स यानी कि एक स्पेशल क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि इस दौरान आपको इतने समय में इन्हें देख लेना होता है, इनका भी आप ट्रीटमेंट करें। क्लियर है? तो इन्होंने जो कलर कोड बनाया RAYGB, रेड कलर, अंबर कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, इसके आधार पर भी आप इनका मेंशन रख सकते हैं कि कितने समय पर पर्टिकुलर पूछा जाए। अंबर कलर को कितनी देर में देख लेते हैं, येलो कलर को कितनी देर में देख लेते हैं, ग्रीन कलर या ब्लैक कलर RAYGB के हिसाब से। तो यह भी आप याद रखें। वैसे ट्राइज का जो मेन क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको पढ़ाया था। ये मेन सिंपल जो ट्राइज है आपका, उसका मेन क्लासिफिकेशन यही है जो हमने पढ़ाया है, लाइक रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। इसके अलावा ये आपका टैगिंग सिस्टम खत्म हो गया। टैगिंग सिस्टम के बाद में हमारे पास आता है, टैगिंग कर दिया आपने, अब आपको पहचान करनी होगी डेथ पर्सन्स की। तो पहले का जो स्टेप आप पढ़ रहे हो उसका अंतिम पार्ट है ये, ABCD हो गया। ई की बात करते हैं और यहां होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ पर्सन,
डेथ पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना, और फिर इनको क्या करोगे आप, एंड ट्रांसफर टू मॉर्चुरी, एंड ट्रांसफर टू मॉर्चुरी। मॉर्चुरी बोलते हैं मुर्दा घर को। किसे बोलते हैं बेटा, मुर्दा घर। मुर्दा घर जो होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्चुरी। तो मुर्दा घर के अंदर आपको इन्हें ट्रांसफर कर देना है। यह आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। डिजास्टर जो साइकिल आपने पढ़ा है, इसका फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट होता है, डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स। क्या क्या मैंने इसमें बताया सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बात की सर्च, रेस्क्यू और फर्स्ट एड डिजास्टर इंपैक्ट के तहत। दूसरा मैंने बात किया यहां फील्ड केयर के बारे में। तीसरी बात की ट्राइज के बारे में। चौथा हमने बात किया यहां पर आपका टैगिंग सिस्टम, उसके रिगार्डिंग। और पांचवें नंबर पर हमने बात की डेथ पर्सन के बारे में, पहचानना और ट्रांसफर कर देना। यानी कि इसके अंतर्गत टोटल 5 स्टेप्स आती हैं। फर्स्ट के अंदर डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स के अंतर्गत सर्च, रेस्क्यू, फर्स्ट एड पहला पॉइंट, फील्ड केयर दूसरा पॉइंट, ट्राइज तीसरा पॉइंट, टैगिंग चौथा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ एंड ट्रांसफर टू द मॉर्चुरी। उसके बाद हम चलते हैं सीधा बी स्टेज के ऊपर, और वह है रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। कौन सी फेज है, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशंस। यानी कि दूसरी स्टेप चालू हो रही है, पहली स्टेप खत्म हो गई पूरी। क्या क्या होता है सारा मैंने बता दिया। ट्राइज बहुत महत्वपूर्ण है। रेड, ट्राइज में 4 कलर वाला, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आपका रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशंस। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन जो है यह स्टेप में पूरी होती है। इसकी भी 3 स्टेप आती हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है यह है प्राइमरी स्टेज है। कौन सी है, प्राइमरी स्टेज। क्या क्या करोगे और कितनी देर में करोगे, तो यह होता है 0 से लेकर 6 आवर तक। 0 से लेकर 6 आवर तक जो होगा, पहले 6 घंटे उसमें प्राइमरी स्टेज काम में लेते हैं। यहां क्या क्या कर सकते हैं आप, 2 काम करेंगे। एक तो आप यहां कर सकते हैं फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, और दूसरा फील्ड केयर। यही होता है सर्वप्रथम, फील्ड केयर और फर्स्ट एड दोनों करते हैं प्राइमरी स्टेज के अंदर। फिर बी दूसरी स्टेज क्या हो सकती है आपकी, तो दूसरी सेकेंडरी स्टेज बनेगी। सेकेंडरी स्टेज, यह समय होगा सेकेंडरी स्टेज का 6 से लेकर 24 घंटों तक, यानी कि लगभग 1 दिन तक यह स्टेप बनेगी। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक तो पेशेंटों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल में भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ प्लेसेस में भेजना है, इसको ट्रांसपोर्टेशन, तो यह करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन। इस फेज में होगा ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा सेकंड क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपका जो सैनिटेशन प्रोसेस है उसे मेंटेन करना है। सैनिटेशन बोले तो सेफ वाटर सप्लाई आपको देनी पड़ेगी, सैनिटेशन। तीसरा इम्यूनाइजेशंस, ये तीनों प्रोसेस आपको यहां काम में लेनी है। याद रखना इम्यूनाइजेशन में भी कौन कौन से टीके मोस्टली प्रिफर करते हैं, तो मोस्टली हम लगाते हैं यहां पर एक तो टाइफाइड, हम कल भी बताए थे इसके बारे में लास्ट क्लास में, टाइफाइड, कोलेरा और टीटी, ये तीनों टीके जो हैं वो प्रिफर होते हैं यहां पर डिजास्टर साइट के ऊपर। तो याद रखना है यह दूसरा फेज है इसका, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन का, जिसमें हम सेकेंडरी स्टेज लगभग 6 से लेकर 24 घंटे तक हम काम में ले रहे हैं। पहली स्टेज 0 से लेकर 6 घंटे तक काम में आती है। इसके बाद तीसरी फेज पर आ जाएंगे, टर्सरी फेज। टर्सरी फेज जो है
यह फेज चलेगी बेटा कितनी देर के लिए, तो 1 दिन से लेकर 60 दिन तक ये चलेगी, बोले तो 2 महीना लगभग ये चलना है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, इसमें लंबा प्रोसेस हो गया। तो एक तो आप देखो उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, फूड, वस्त्रों की व्यवस्था कराएं, क्लॉथ चाहिए आप, उनके लिए असेंशियल है। इसके अलावा उन्हें एम्प्लॉयमेंट, बेचारे भुखमरी से ग्रसित हैं, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जॉब उनके लिए होना चाहिए। फूड है, क्लॉथ है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी आवश्यकताएं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये आपको प्रोवाइड करवानी है इस दौरान। क्लियर है? फूड, क्लॉथ, इसके अलावा हाउसिंग, रहने के लिए आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, भाई रोटी कपड़ा और मकान मेन चीजें होती हैं, ये चीजें आपको उनको प्रदान करनी है। तो फूड है, क्लोथ है, एम्प्लॉयमेंट है और हाउसिंग है, ये सारी चीजें आप इस फेज के दौरान उन्हें रिकवरी फेज में दोबारा प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसके पास तो भाई 2 करोड़ रुपए की कोठी थी और आपने 2 करोड़ की कोठी वापस बनवानी है, ऐसा नहीं है। जो भी सहायता गवर्नमेंट देती है, बाढ़ ग्रसित लोगों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी सहायता उन्हें मिल रही है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। गवर्नमेंट का इसमें भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितना गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उसके हिसाब से इन्हें आप सहायता प्रदान करवाओगे, लेकिन इनकी मूलभूत आवश्यकताएं जरूर पूरी होनी चाहिए। यह रिकवरी फेज की हम बात कर रहे हैं। डिजास्टर होने के बाद आप दोबारा उसका पुनः भरण करना चाहते हैं, इसी फेज में आप रिहैबिलिटेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। रिहैबिलिटेशन फेज भी चलेगी, इसी फेज में रिहैबिलिटेशन का इस्तेमाल आप करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इस वाली फेज में चलेंगी जो दूसरी फेज आपकी थी, यानी डिजास्टर की 2 स्टेप्स आपने पूरी की। कौन कौन सी? पहला कंप्लीट हुआ और दूसरा यह कंप्लीट हो गया, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। तीसरी फेज आएगी मिटिगेशंस। देखते हैं यह क्या होता है मिटिगेशन। तीसरी स्टेप की बात करते हैं। मिटिगेशन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? मिटिगेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मिटिगेशंस? तो मिटिगेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जो आपका मिटिगेशन है इसका मतलब क्या होता है? हम इसमें रिस्क फैक्टर को घटाने का प्रयास करते हैं। डिक्रीज रिस्क फैक्टर फॉर डिजास्टर। जो डिजास्टर के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मिटिगेशंस। जैसे क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल देखिएगा। आप घर बना रहे हैं तो उसका जो लैंड होगा वह क्या होगा? एंटी अर्थक्वेक जोन, भूकंप रोधी आवास बना रहे हैं। क्लियर है? यानी कि हाउस लैंड, सेलेक्ट हाउस लैंड, जो आप घर के लिए लैंड सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट हाउस लैंड इन एंटी अर्थक्वेक जोन, एंटी अर्थक्वेक जोन, भूकंप रोधी जगह पर आप आवास का जो निर्माण करें वो करना स्टार्ट करें, या सेलेक्ट करें कि मैं घर बनाऊंगा उससे पहले चेक करवाएं। रेक्टर स्केल से मापते हैं हम इसे, भूकंप की तीव्रता को। रेक्टर स्केल होता है अर्थक्वेक के लिए जो मापन करते हैं उसका नाम है रेक्टर स्केल। टू मीजर द, किसको मापते हैं इससे? भूकंप को। मीजर द अर्थक्वेक को रेक्टर स्केल से मापा जाता है। तो चेक करते हैं कि भूकंप रोधी आवास होना चाहिए। इसके अलावा पहला एक आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। दूसरा, मानो आप घर बना रहे हैं, नदी के किनारे बनाओगे आप, कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो अवे फ्रॉम रिवर बनाएं। तो हाउस अवे फ्रॉम रिवर, नदियों के किनारों से दूर बनाएं। कभी भविष्य में ऐसा हो तो हम बचने की संभावनाएं हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? ये जो है अर्थक्वेक जोन, ये क्या है? इसका डिजास्टर का रिस्क फैक्टर है, हो सकता है कभी भी आ सकता है। रिवर, नदियां आज तो नहीं आ रही बाढ़, लेकिन कभी आ तो सकती है, रिस्क फैक्टर तो है नदी। तो इन्हें हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। इस कॉल्ड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में रिस्क फैक्टर को घटाया जाता है।
समझ में आई बात। अब अंतिम बात करते हैं, लास्ट साइकिल है प्रीपेयर्डनेस। फोर्थ स्टेज है आपकी प्रीपेयर्डनेस। इसमें क्या होता है प्रीपेयर्डनेस में, देखिएगा जो आपकी प्रीपेयर्डनेस है, अंतिम स्टेज जो आप बोल रहे हैं प्रीपेयर्डनेस, इसमें हम प्लान करते हैं कि अगर डिजास्टर हो जाएगा तो उसकी इफेक्ट आएगा उसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम प्लानिंग करते हैं इसमें, प्लान टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, खतरनाक जो है हार्मफुल इफेक्ट, टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन फ्यूचर। भविष्य में जो डिजास्टर होने की संभावना है उसमें जो भी हार्मफुल इफेक्ट आएंगे उन्हें रोकना, उनकी रोकने की तैयारी रखना प्रीपेयर्डनेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड इन हॉस्पिटल फॉर डिजास्टर सिचुएशन। आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में कुछ क्लोज बेड होते हैं। क्लोज बेड बोले तो बेड तो पूरे प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन उन्हें वो कब किसके लिए बना के रखते हैं, अगर अचानक कोई ज्यादा कैजुअलिटी वाले मरीज आ गए तो उनके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए उनको रोकने के लिए। मतलब वो क्या कर रहे हैं, होने वाले इफेक्ट के लिए सोच रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो फिर कैसे उसे मैनेज करेंगे। यह जो प्रक्रिया है यह प्रीपेयर्डनेस कहलाती है। तो आपका डिजास्टर का जो साइकिल है यह मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, चारों स्टेजेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं इसके रिगार्डिंग। तो जो आपके गवर्नमेंट रूल्स है किसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट रूल्स फॉर डिजास्टर, जो कानून बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। डिजास्टर के लिए क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा, गवर्नमेंट रूल्स फॉर डिजास्टर। सबसे पहला ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इसकी जो स्थापना की गई, यह की गई 1995 में, 1995 में। सुनिएगा, इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है या तो प्रधानमंत्री जी होंगे पीएम, या फिर होगा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, या तो गृह मंत्री होगा या फिर पीएम, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। किसके कंट्रोल में होता है, तो यह कंट्रोल होता है होम अफेयर्स के, होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अधीन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यह इसके अधीन काम करता है। तो यह तो आपका फर्स्ट हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ फोर्सेस भी हैं स्पेशली, जैसे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल
डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। कुछ फोर्स हैं, कुछ बटालियंस हैं जिन्हें 2006 के अंदर यह गठित हुआ और उन्हें भी डिजास्टर के लिए रखा जाता है कि अगर समय पड़े तो यह फोर्सेस आपकी मदद करेंगी। इसमें 10 बटालियंस को रखा गया था, 10 बटालियंस, और जो उनमें मोस्ट हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सीआरपीएफ, नाम सुना होगा, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एक होता है आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स। आईटीबीपी यह इंडियन तिब्बत पुलिस बोलते हैं, तो इंडो टिबेटन यानी कि तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और एक होता है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ, ये कुछ ऐसी बटालियंस हैं, ऐसी फौज है हमारी जो भी काम आती है किसके लिए, आपके इस डिजास्टर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक ट्रेजेडी तो आपको जरूर याद होगी, एग्जाम का एमसीक्यू बन सकता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, 2 एमसीक्यू यहां बनते हैं, देखिएगा। पहला तो कौन सी तारीख को हुआ, तो 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस जिम्मेदार है, यह हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड में पढ़ा था, मैंने बताया था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के हिसाब से। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का इस्तेमाल किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। तारीख है 3 दिसंबर 1984। क्लियर हुआ। उसके अलावा हम बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कलर कोड से रिलेटेड हैं। यहां पर बात करेंगे हमारे कलर कोड, हॉस्पिटल में कुछ कलर कोड चलते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी में, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। जो कोड्स आपके पास हैं उनमें देखिएगा कौन कौन से कोड होते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं हॉस्पिटल कोड के बारे में, हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड, यह हॉस्पिटल के इमरजेंसी कलर कोड्स हैं। कौन कौन से कोड आते हैं देखिएगा। सबसे पहला एक कोड रखा गया है रेड। कौन सा कलर है, रेड कलर। हॉस्पिटल के जो कोड्स हैं उनमें अभी सवाल आए थे, इनमें से बहुत सारे दिल्ली एम्स की एग्जाम के अंदर, दिल्ली एम्स की एग्जाम 2019 में जो लगी थी उसमें यहां से बहुत सारे सवाल आए थे। क्या क्या है देखिएगा। एक कलर कोड है रेड, मैं आपको दिखाऊंगा इनकी इमेजेस भी। तो रेड बेटा फायर के लिए काम में लेते हैं, आग अगर लगती है तो रेड कलर कोड से उसे इंडिकेट करते हैं। अगर ब्लू कोड दिया गया है इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट से। किसका मतलब क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, या इसी को बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी में भी यही काम आता है, मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कौन सा कोड लेते हैं हम, ब्लू वाला। पहला मैंने बताया रेड वाला, दूसरा मैंने बताया ब्लू वाला। क्लियर है। इसके अलावा एक कलर कोड होता है येलो वाला, येलो। यह मिसिंग पेशेंट के लिए काम में लेते हैं। पेशेंट खो जाए तो मिसिंग पेशेंट जो होता है उसके लिए काम आता है, मिसिंग पेशेंट, उसके लिए काम में लेते हैं इस कोड को।
इसके अलावा येलो के अलावा आपका कलर कोड होता है पिंक। यहां याद रखना बेटा, पिंक और अंबर, यहां दो इंस्टीट्यूट चलते हैं। WHO की गाइडलाइन में अंबर लिखा है और NABS की गाइडलाइन में लिखा है पिंक। तो याद रखना है, एग्जाम में हालांकि जो दिल्ली एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है उन्होंने पिंक ही माना था। तो पिंक और अंबर दो कलर होते हैं, क्योंकि NABS की गाइडलाइन में अंबर कलर ही नहीं दे रखा है। पिंक और अंबर यह देते हैं चाइल्ड अबडक्शन के लिए, बच्चों की जो किडनैपिंग्स होती है उनसे रिलेटेड लिया गया है। पिंक और अंबर कलर यहां रखा गया है। इसके अलावा कुछ कोड यहां लिख रहा हूं, जैसे ग्रीन कलर, आपकी जो फैसिलिटीज होती है शौचालय उनके बाहर ग्रीन कलर होगा, तो इसे इवाकुएशन से दर्शाते हैं। इवाकुएशन से, इवाकुएशन का मतलब होता है जो आपकी फैसिलिटीज होती हैं। इसके अलावा व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट, यह वॉयलेंस को दिखाता है। वॉयलेंस, बिजार बिहेवियर जो होता है उसको दिखाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कलर कोड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा रेड फायर के लिए, ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी लेते हैं, येलो मिसिंग पेशेंट के लिए, पिंक इंपॉर्टेंट है, याद रखना अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पिंक को ही करना है, इसको प्रायोरिटी देना है। पिंक और अंबर कलर चाइल्ड अबडक्शन के लिए, ग्रीन और है जो इवाक्यूएशन के लिए, और व्हाइट वॉयलेंस के लिए होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट मुझे बताना आपको, वह पॉइंट क्या है देखिएगा, जब आग लगती है, आपने देखा होगा आग जो लगती है, आग लगने के बाद में भी कुछ चीजें यहां रखी जाती हैं। जैसे आग लगने पे आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, आपका जो अग्निशामक यंत्र जो बाहर हम हर बिल्डिंग में लगा के रखते हैं, रेड कलर वाला, उसको खोलना और उसको काम में लेना। यहां पर इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं, उन्हें हम बात करेंगे। 2 पॉइंट काम में लेते हैं। जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसके लिए 2 चीजें हम काम में लेना। पहली चीज तो क्या होती बेटा, उसके लिए जब भी फायर आपको लगेगी कौन सी टेक्निक काम मिलेंगे, तो हम वहां काम में लेते हैं RACE, रेश। सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे, फिर A फॉर आपका होता है अलार्म, और फिर होता है C फॉर कन्फाइन और E फॉर एक्सटिंग्विशर। दूसरी तरफ होता है उसको काम में लेने का तरीका, कैसे लेंगे उसको, तो वहां एक वर्ड काम मिलता है पाश, P फॉर पुल द पिन। फिर होता है आपका A का मतलब एम, यानी आके पास लेके जाना, और फिर स्क्वीज करना, S फॉर स्क्वीज, और फिर X फॉर होता है स्वीप करना। तो ये सारी चीजें होती है, आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इमेजेस के आधार पर कौन कौन सी इमेजेस होती हैं। जो मैंने कलर कोड बताई ये, और उन दोनों की, फायर वालों की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। यह देखिएगा आप इमेज, आपको इमेज दिख रही होगी। यह जो इमेज आपकी है, इस इमेज में आपके कलर कोड दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं, कलर कोड्स। और इन कलर कोड में आपको कौन कौन से कलर कोड दिख रहे हैं देखिएगा, जो हमने पढ़ाए हैं ये सारे कलर कोड इसमें उपस्थित हैं। और कलर कोड में क्या क्या है देखिएगा, सबसे पहले आपका लिया गया है फायर, रेड कलर कोड के लिए क्या है, फायर। दूसरा रेड के लिए फायर, ब्लैक के लिए बॉम्ब थ्रेड्स, ये भी आता है, ब्लैक में लिखा नहीं है, ब्लैक के लिए, बॉम्ब के लिए ब्लैक काम में लेते हैं, बॉम्ब्स थ्रेड्स के लिए ब्लैक कलर कोड। व्हाइट कलर कोड लेते हैं वॉयलेंस बिहेवियर के लिए। येलो कलर कोड मिसिंग पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ग्रीन इवाक्यूएशन के लिए काम में लेते हैं। कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए काम में ले लेते हैं। एक और ऑरेंज कलर वाला जो है वो डिजास्टर के लिए काम आता है। ऑरेंज कलर किसके लिए बेटा, डिजास्टर के लिए होता है। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर याद रखने के है कलर कोड स्पेशली। जैसे पहला मैं बात करूं, ये वाला रेड कलर किसके लिए होता है, तो याद रखें फायर के लिए, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर किसके लिए है, ब्लैक वाला किसके लिए है, तो याद रखें ब्लैक वाला बॉम्ब थ्रेड्स के लिए है। किसके लिए है, बॉम्ब थ्रेड्स के लिए है। पर्पल नहीं याद रखे, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा आता भी नहीं है। व्हाइट याद रखें, व्हाइट कलर कोड किसके लिए है, तो याद रखें वॉयलेंट बिहेवियर के लिए होता है। किसके लिए है, वॉयलेंट बिहेवियर के लिए। येलो कोड किसके लिए होता है, याद रखें मिसिंग पेशेंट के लिए होता है, मिसिंग पेशेंट के लिए।
कोड ब्लू किसके लिए होता है, याद रखें, कार्डियक अरेस्ट और मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है। ग्रीन कलर किसके लिए है, याद रखें, इवाकुएशन के लिए होता है। कोड ऑरेंज किसके लिए होता है, तो डिजास्टर के लिए रखा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, वो यहां नहीं है इस इमेज में, लेकिन मैंने बताया है, पिंक और अंबल कलर चाइल्ड अबडक्शन के लिए भी होता है। यह भी अपने माइंड में याद रखें, से भी क्वेश्चन आता है। ये मैंने इसलिए डाली है इमेज, क्योंकि कई बार इमेज के आधार पर भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे ये इमेज दे दिया हो, ये इमेज दे दे कि ये क्या दिखा रहे हैं, तो आप इसे आसानी से देख लें में ये कि ये इमेज है, और जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये वे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को हमने ऐड किया है। बाकी ग्रे, ब्राउन, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और पिंक या अंबर, ये जरूर याद रखें। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने इसकी बात करी थी बेटा, यह आग के लिए है। फायर जब होता है, फायर, आग लग गई तो उसका जो मैनेजमेंट है, फायर मैनेजमेंट, उसमें यह आता है। आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो बेटा सबसे पहला स्टेप तो यह है, फर्स्ट, और फिर सेकंड स्टेप में यह आता है, आग लगने पर सबसे पहले रेस्क्यू, लोगों को सेफ प्लेस पर ट्रांसफर करो। अब याद रखना, यह जो गाइडलाइन है उसमें एक बदलाव भी कर दिया गया है, आपको ये मिलेगा, लेकिन एक गाइडलाइन आपके पास में जो पीडीएफ है नोट्स होगी उसमें रेस लिखा होगा, आप उसमें एक चीज और ऐड कर लेना। आजकल क्या करने लगे हैं, इस रेस से पहले भी एक चीज करते हैं, उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर दिख ले रखी है तो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि क्लोज करना है ऑक्सीजन सिस्टम को। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन, इसको पहली प्रायोरिटी देनी है, फिर दूसरी प्रायोरिटी इनको देनी है, तो फर्स्ट इसको बोलना है, पहले सबसे पहले ये करेंगे क्लोज ऑक्सीजन सिस्टम, फिर रेस्क्यू करना है। क्यों, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आग को फ्लेमेबल होने के लिए ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर ऑक्सीजन है, आग ज्यादा जलेगी, इसलिए रेस्क्यू करने से पहले भी आजकल क्या करने लगे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो कोई भी आपके पास अगर सोर्स है वहां, तो उसे बंद करें और फिर रेस्क्यू करें। फिर रेस्क्यू करना है, ए का मतलब अलार्म है, सी का मतलब कन्फाइन और ई का मतलब एक्सटिंग्विश। क्लियर है। तो ये पहले स्टेप। फिर दूसरी में है कैसे काम में लेना है, तो पुल द पिन, पिन को पुल करना है, एम एट द बेस ऑफ फायर, फायर के बेस पर लेके जाना है, स्क्वीज हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करें ताकि बाहर निकले, और स्वीप साइड टू साइड, ऐसे साइड टू साइड करेंगे ताकि ये हमारा जो आग है वो बंद हो जाए। तो आग के लिए क्या काम में लेना है, रेस और पास, रेस और पास। रेस पहले आएगा, पास बाद में। और रेस से पहले भी आजकल क्या काम में लेने लगे हैं, तो ऑक्सीजन सिस्टम को बंद करना पहली प्रायोरिटी पर आने लगा है। इसको मैंने पर्टिकुलर्स भी समझाया। पास को पुल द पिन, एम एट द बेस, स्क्वायर, स्क्वीज मतलब दबाना, और स्वीप साइड टू साइड ताकि आग बंद हो सके। तो यह है आपका कंप्लीट पोर्शन हुआ डिजास्टर का। उसमें हमने कुछ कलर कोड भी ऐड कर दिए हैं, इसमें आने वाले रूल्स भी जोड़ दिए हैं, और फायर का मैंने पर्टिकुलरली आपका पास और रेस भी बता दिया है। एक बार देख लीजिएगा क्या क्या बातें हमने करी हैं। यह मैंने डिजास्टर साइकिल आपको बताया, चारों स्टेजेस। उसके बाद पर्टिकुलर पहली स्टेज पर हम चले गए, डिजास्टर इंपैक्ट एंड रेस्पॉन्स के बारे में, सर्च, रेस्क्यू और फर्स्ट एड यहां आया। उसके बाद फील्ड केयर, ट्राइज, ट्राइज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ट्राइज की कैटेगरीज मैंने आपको बताई, सिंपल ट्राइज स्टार्ट के बारे में बात किया, रिवर्स ट्राइज के बारे में। इसके अलावा रिवर्स ट्राइज किसकी जगह काम में लेते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। टैगिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया। टैगिंग सिस्टम एक अलग कलर कोड जो आता है, रे जीबी, ये ओह सॉरी, इसमें एक चीज करेक्शन कर लेना, ये नहीं ऐसा, ये जो इसके ड्यूरेशन है इसमें एक करेक्शन कर लेना आप। यह जो है ये 60 है, ये 120 है और ये 240 है। क्लियर, एग्जैक्ट डबल चलेंगे, 30 नहीं है। 60 10 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट और 240 मिनट। क्लियर है। 6, 12 और 12 का डबल 124, 30 मिनट नहीं है, ये लिटिल करेक्शंस आप कर लें। रेड, सी इमीडिएटली, अंबर विथ इन 10 मिनट्स, येलो विथ इन 60 मिनट, 60 मिनट में, ग्रीन सी विथ इन 120 मिनट्स और ब्लैक सी विथ इन
240 मिनट्स। उसके बाद देखिएगा आइडेंटिफिकेशन, ये इसको ध्यान रखना, ये मैंने जो आपको कुछ करेक्शन यहां बताया है इसके टाइम को लेकर, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स और 240 मिनट्स। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा और क्या ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ करेंगे। फिर दूसरी स्टेप चालू हो गई, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, इसकी समय ड्यूरेशन लिखा रखा है। टर्सरी फेज आ गई समय के आधार पर ही। मिटिगेशन में रिस्क फैक्टर को हम कम कर रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस में हो जाने के बाद कैसे मैनेज करेंगे ये बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स आए हैं, एनआईडीएम, इसके बारे में हमने बात किया, एनडीआरएफ के बारे में बात किया, कुछ बटालियंस के नाम भी मैंने बताए हैं, इंडियन इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, तिब्बत पुलिस बोलते हैं इसको, भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, हॉस्पिटल कोड पिंक कलर वाले पे मैंने फोकस किया है, कई जगह आपको अंबर भी मिलेगा, और इसे चाइल्ड अबडक्शंस के नाम से जानते हैं। जो मैंने हाईलाइट की हैं इन्हीं पे आप फोकस रखना है। और सबसे लास्ट में है फायर का मैनेजमेंट, क्योंकि आता है एग्जाम में। रेस्क्यू एक नई चीज जुड़वाई है, मैंने याद रखना है, ऑक्सीजन को पहले बंद करना है फिर बाद में रेस करना होता है। दिस इज द एंड ऑफ दैट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। बड़ा सारा टॉपिक है और एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती, बहुत सारे सवाल, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम हो और चाहे वो आपके अदर एम्स के एग्जाम भी हो। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।